वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो पहले आप उन्हें जाकर विजिट करिएगा। ठीक है, बाकी देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो चार विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो प्राचीनतम भाषा होगी उसका चयन करना है। तो जो चार विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, तो जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। जो वैदिक संस्कृत है ये प्राचीनतम भाषा मानी जाती है दिए गए विकल्पों के अनुसार। ज़्यादा व्याख्यान यहाँ पर नहीं दूंगा, जो जो प्रश्न का उत्तर होगा वो आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो जो ऋग्वेद में भाषा का प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगी विकल्प बी, वैदिक संस्कृत का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं होगी तो वो हो जाएगी विकल्प डी, संस्कृत। बाकी अपभ्रंश, पाली और प्राकृत हैं। अगला प्रश्न है 4, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो चार विकल्प दिए गए हैं, जो सही होगा उसका चयन करना है। तो सही विकल्प यहाँ पर चौथे का हो जाएगा। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का काल रहा है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया गया है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो जो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अबहट, देशभाषा, अवध ये तो प्रयुक्त होते हैं, परंतु जो डिंगल है ये प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो बताइएगा कौन सी वियोगात्मक भाषा है? तो जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा, जो अपभ्रंश है ये वियोगात्मक भाषा हो जाएगी। बाकी संस्कृत, प्राकृत और पाली ये सारी के सारी संयोगात्मक हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। फिर अगला प्रश्न देखिए 8, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर माना जाता है 1000 ईस्वी से। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 9, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो 9वें का सही विकल्प हो जाएगा 24, ए सही विकल्प। अगला प्रश्न है 10, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? 2 रूप बनते हैं। डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो जो संदेश रासक के रचयिता होंगे तो 11वें का सही विकल्प हो जाएगा सी, अब्दुर रहमान। अगला प्रश्न है 12, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो जो अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल है इनकी रचना के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा भविष्यत कहा, ए सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 13, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं?
तो हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं सरहप्पा को। यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 14, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न देखिए 15, पाहुण दोहा किसकी कृति है? तो जो पाहुण दोहा हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी राम सिंह की कृति। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो जो 84 सिद्धों में गणना की जाती है तो ये की जाती है आपकी सरहप्पा की। सिद्धों की संख्या पूछी जाती है तो 84 सिद्ध माने गए हैं। नाथों की संख्या पूछी जाती है तो नाथ 9 हैं, और वैष्णवों की संख्या पूछी जाती है तो वैष्णव मुख्यतः 84 ही माने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो सही विकल्प यहाँ पर देखिए 17 का क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो सही हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी। जो देवसेन है ये सिद्धों के अंतर्गत नहीं माने जाते, तो ये जैन कवि के तौर पर जाने जाते हैं। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो जो अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति मानी जाती है तो ये मानी जाएगी आपकी यहाँ पर चंदायन। विकल्प डी यहाँ सही होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 19, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो जो हंस जवाहिर के रचनाकार माने जाएंगे तो ये माने जाएंगे कासिम शाह। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 20, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो जो अवधी भाषा की रचना नहीं होगी तो वो होगी विकल्प ए, विनय पत्रिका। बाकी रामचरितमानस, पद्मावत, मधुमालती ये तीनों की तीनों अवधी भाषा की रचनाएं हो जाएंगी। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य माने जाते हैं। बताइएगा, आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, पद्मावत किसकी कृति है? मधुमालती मंजन की कृति है, रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है, विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास की कृति है। अगला प्रश्न है 21, इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तो जो तुलसीदास की कृति नहीं होगी तो वो होगी विकल्प सी, विकल्प बी, अनुराग बांसुरी। जो अनुराग बांसुरी है ये नूर मोहम्मद की रचना होगी। बाकी कवितावली, गीतावली, दोहावली ये तुलसीदास की रचनाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए 22, नासिक केतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो जो रचना है नासिक केतोपाख्यान, इसके रचनाकार हो जाएंगे सदल मिश्र। विकल्प ए यहाँ सही होगा। देखिए, जो इंशा अल्लाह खां हैं इनके द्वारा लिखी गई थी काफ़ी प्रचलित कहानी रानी केतकी की कहानी। ध्यान रखना है, पूछा जाता है यहाँ से इनके बारे में। और जो भारतेंदु है इनके गुरु कौन माने जाते हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी तो वो की गई थी आर्य समाज की। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 24, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन है? भारत में बताना है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसके प्रचारक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपकी एनी बेसेंट। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो पीजीटी और एलटी टेट के लिए कोर्स चलाए गए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पीजीटी हिंदी के बारे में बताता हूँ। एचपी पीजीटी हिंदी, ये देखिए न्यू बैच शुरू हो रहा है हमारे एचपी पीजीटी हिंदी का। कब से शुरू होगा? 15 जुलाई 2023 से।
जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो 15 जुलाई 2023 से पहले अपनी एडमिशन ले सकता है और जो अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकता है। यहाँ पर देखिए आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। देखिए हर रोज़ आपको टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा हर रोज़, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है इसका PDF भी आपको रोज़ दिया जाता है। फिर हर रोज़ 9 बजे रात को इसका टेस्ट भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी टीचिंग करने के लिए तो वो होता है, पहले आप किसी टॉपिक का अच्छे से लेक्चर देखिए, फिर उसके पश्चात रात को उसका टेस्ट दीजिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। बाकी पूछा जाएगा अगर पूरा कोर्स कितने दिनों तक चलेगा तो 90 दिनों तक, अर्थात 3 महीने तक पूरा कोर्स चलेगा। साथ साथ आपको महत्वपूर्ण PDF भी, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण PDF भी आपको दी जाती हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सेंड किए जाते रहते हैं समय पर। ठीक है, बात करें अगर फीस की, कितनी फ़ीस रहेगी, वैसे तो फीस इसकी 1200 है, परंतु जो शुरू के 10 कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर 200 ऑफ रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करे, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल लीजिएगा, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 25, रामप्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है। तो जो रामप्रसाद निरंजनी की रचना होगी यहाँ पर तो ये हो जाएगी भाषा योग वशिष्ठ, बी यहाँ सही होगा। बाकी देखिए विकल्प डी यहाँ पर जो दिख रहा है भाग्यवती, इसी नाम से एक हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। तो आपने बताना है उस उपन्यास का क्या नाम है। जितने प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ सभी के उत्तर आपने देने हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके हित के लिए ही आपसे पूछता हूँ। इससे पता चलता है आप कितने सुदृढ़ होकर तैयारी करते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, इससे आपको ही लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है 26, 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है। तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी गई है तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगर ये प्रश्न बने आपसे कि 84 वैष्णवन की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई है तो ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, उनके द्वारा इस रचना को लिखा गया था। और जो 84 वैष्णवन की वार्ता है इसमें किसके शिष्यों का वर्णन है, तो जो गोकुलनाथ है इनके दादाजी थे बल्वाचार्य, उनके शिष्यों का जिक्र यहाँ पर मिलता है। फिर देखिए अगला प्रश्न 27, राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षधर थे। तो बताना है कि किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो हिंदी के शुरू के जो प्रचार प्रसार करने वाले थे विद्वान, उनमें राजा लक्ष्मण सिंह भी माने जाते हैं। तो इन्होंने उस समय संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए जोर दिया था, परंतु जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे उन्हें उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रचार प्रसार करने का जोर दिया था। अगला प्रश्न है 28, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है। तो जो हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों की अनुमानित संख्या है तो वो होगी आपकी लगभग 60 करोड़। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं तो ये बताइए। हिंदी के अंतर्गत कुल बोलियां मानी जाती हैं 18। ठीक है, सी सही विकल्प। अगला है इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो जो हिंदी की पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी तो वो होगा विकल्प ए मगही। बाकी बुंदेली, बांगड़ू, खड़ी बोली ये तीनों होंगी, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 31, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है। तो जो पूर्वी हिंदी है ये आती है आपकी अवधि के अंतर्गत, बाकी बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ये तीनों नहीं आती हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 32, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। तो जो बिहारी हिंदी की नहीं होगी तो वो हो जाएगा मारवाड़ी, ये किसकी है, राजस्थानी की होगी। बाकी मगही, भोजपुरी, मैथिली ये तीनों ही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है 33, लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो जो लखनऊ और बाराबंकी है ये आते हैं अवधि के अंतर्गत। ठीक है, सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34,
बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो जो बघेली बोली का केंद्र माना जाता है तो ये रीवा को माना जाता है। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 35, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो जो 35 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, इटावा। जो ब्रजभाषा है ये किस नगर की बोली नहीं होगी? इटावा की नहीं होगी। यहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है, बाकी मथुरा, आगरा, हाथरस, इन तीनों जगह में बनारस बोली जाती है। फिर अगला प्रश्न है 36, इंदौर उज्जैन की बोली का क्या नाम है? तो जो इंदौर और उज्जैन की बोली का नाम होगा तो ये होगा आपका भाई साहब मालवी। बी यहाँ पर सही विकल्प होगा 36 का। अगला प्रश्न देखिए 37, नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो जो नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली का नाम है तो ये कुमाऊनी होगा। सी यहाँ सही विकल्प होगा। फिर देखिए दोस्तों, जो प्रश्न आपको आते हैं उनको तो आपने नोट नहीं करना है, जो नहीं आते हैं उनको नोट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कोई मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है। आपको सिंपल से प्रश्नों को सिंपल तरीके से प्रश्नों से आपका रूबरू करवाया जा रहा है, प्रश्नों से आपको परिचित करवाया जा रहा है कि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपने इनको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उनको नोट करना है और जो आते हैं उनको आप स्किप करते रहिए। बाकी जितना ज़्यादा हो सके तो आपने रिवीजन ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा फ्री हो तो उस समय आप इस तरह की वीडियो को लगाकर सुन सकते हैं आराम से। कहीं बाहर टहल रहे हों, कहीं मॉर्निंग वॉक में जा रहे हों या इवनिंग वॉक में जा रहे हों, तो कान में ईयरफोन लगाइए और ये लेक्चर देखते रहिए, आपको अवश्य इसका लाभ मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा आप। 38, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? तो 38 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। फिर अगला प्रश्न है 39, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं होगा तो वो होगा ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली में है। दिल्ली में ब्रजभाषा का नहीं, खड़ी बोली का केंद्र माना जाता है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 40, इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो होगा विकल्प बी। जो विद्यापति हैं ये भोजपुरी के कवि माने गए हैं, तो ये सरासर गलत हैं। भोजपुरी के कवि विद्यापति नहीं हैं, तो ये आपकी मैथिली के कवि माने जाते हैं, अभट और अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। बाकी जो सत्य कथन होंगे, छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है। तो हिमाचल वालों ने ध्यान रखना है कि जो बिलासपुर है ये हिमाचल वाले बिलासपुर की बात नहीं की जा रही है, ये छत्तीसगढ़ वाले बिलासपुर की बात की जा रही है, ठीक है। अगला है हरियाणवी का एक नाम बांगरू भी है, तो ये भी सही होगा। बुंदेली का क्षेत्र झांसी और ललितपुर है, ये भी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए 41, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? तो जो गाज़ियाबाद है ये ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर ये आते हैं। अगला प्रश्न है 42, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो जो मानक हिंदी का मूल आधार है तो ये मानी जाती है खड़ी बोली। फिर अगला प्रश्न है 43, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो जो असत्य युग्म होगा तो वो होगा विकल्प डी। जो केशव हैं ये खड़ी बोली का प्रयोग नहीं करते थे, तो किसका करते थे? ब्रजभाषा का करते थे। मैथिली का विद्यापति करते थे, तुलसी का अवधि करते थे, अवधि का तुलसी करते थे और ब्रजभाषा का बिहारी करते थे। केशव भी ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखिए 44, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो असंख्य बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? ये भी अधिकतर पूछा जाता है, तो 52 होते हैं। अगला है 46, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो जो देवनागरी लिपि होगी तो ये होगी आपकी वर्णनात्मक लिपि, बी सही विकल्प। अगला है 47, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा।
यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो ये किया था आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्षता में, बी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 49। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था काका कालेलकर के द्वारा, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 50। इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त कथन होगा सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 51। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 में। ध्यान रखना है किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1953 में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 52। इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? तो उच्चारण और लेखन में एक रूपता बिल्कुल है, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण ये भी है, अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव ये भी है, और जो शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन या ध्वन्यात्मकता ये नहीं है। तो बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। हमने 52 प्रश्नों को डिस्कस किया यहाँ पर। आप बताइएगा आपको कैसा लगा आज का लेक्चर? क्या हमें ऐसे लेक्चर कंटिन्यू रखने चाहिए या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न की वीडियो बनानी चाहिए? ठीक है, तो अवश्य बताइएगा इसके बारे में। बाकी जाने से पहले आपको LT टेट वालों के लिए जो नया बैच बिठाया जा रहा है उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा HPLT टेट अर्थात लैंग्वेज टीचर टेट के लिए भी न्यू बैच बैठ रहा है। कब से बैठेगा ये? 25 जुलाई 2023 से। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो 25 जुलाई से पहले एडमिशन लीजिएगा और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे कि पहले आपको PGT वाले में बताया था वैसे ही यहाँ पर भी होगा। हर रोज़ आपको टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर का PDF मिलेगा। हर रोज़ 9 बजे आपको टेस्ट दिया जाएगा। पूरा कोर्स आपका 90 दिनों में करवाया जाएगा और साथ में हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण PDF और अन्य महत्वपूर्ण PDF भी आपको समय पर सेंड की जाती रहेंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए फीस इसकी 1000 रहेगी। जो शुरू के 10 कैंडिडेट होंगे उनको 200 ऑफ रहेगा और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेगा तो यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया गया है, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।